वेलकम बैक गाइस। मैं आपका दोस्त फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम फटाफट रिवाइज करने वाले हैं 4 सेक्शंस को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन सी सेक्शंस को हम इस वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं? सेक्शन 115 बी डबल ए, 115 बी ए बी, उसके बाद में 80 डबल जे डबल ए, उसके बाद 80 एम। इन 4 सेक्शंस को हम फटाफट इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। ये आपकी दे रखी है कंपनी के केस में स्पेशल टैक्स रेट, और ये आपकी दे रखी है चैप्टर 6 ए की डिडक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 115 बी डबल ए को। 115 बी डबल ए। तो देखिए इस सेक्शन का बेनिफिट किसको मिलेगा? किसी भी डोमेस्टिक कंपनी को इस सेक्शन का बेनिफिट मिल सकता है। कोई भी डोमेस्टिक कंपनी डोमेस्टिक कंपनी इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकती है। तो जब इस सेक्शन का बेनिफिट क्लेम करेगी तो उस टाइम पे टैक्स की रेट क्या रहने वाली है? तो आपकी टैक्स की रेट रहेगी 22%। उसके बाद में सरचार्ज आएगा आपका 10%, और जो सरचार्ज रहेगा वो कंपलसरी रहेगा। देखिए नॉर्मल केस में क्या होता है कि सरचार्ज जो होता है वो डिपेंड करता है टोटल इनकम पे। जैसे कि अगर टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ तक है, उस केस में कोई सरचार्ज नहीं आता। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है इनकम, तो उस केस में आएगा 7%। उसके बाद में अगर 10 करोड़ को एक्सीड करिए तो उस केस में आता है 12%। लेकिन ये होता है नॉर्मल केस में। तो यहाँ पर चाहे इनकम 1 रुपये की हो चाहे 1 करोड़ रुपए की हो, आपका 10% कंपलसरी सरचार्ज रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में आएगा आपका सेस 4%। तो इस अकॉर्डिंग आपकी जो इफेक्टिव टैक्स रेट रहेगी वो रहेगी 25.168%। तो ये आपकी इफेक्टिव टैक्स रेट रहेगी। उसके बाद में देखिए जो कंपनी होती है, कंपनी को कितने हेड में इनकम हो सकती है? कंपनी को इनकम हो सकती है हाउस प्रॉपर्टी की, उसके बाद में पीजीबीपी की, उसके बाद में कैपिटल गेन की, और उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की। तो इन हेड में कंपनी को इनकम हो सकती है। सैलरी में तो कभी कंपनी को इनकम होती है नहीं। तो देखिए हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इनकम होती है। तो जनरल केस में हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, म्यूनिसिपल टैक्स और एक आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 30%। तो उसका बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में पीजीबीपी की इनकम हो, कैपिटल गेन की, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और हाउस प्रॉपर्टी, ये जो इनकम है, ये वाली इनकम जो है वो ग्रोस बेसिस पे टैक्सेबल होगी। ठीक है, ग्रोस बेसिस पे इसमें आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में जो टैक्स की रेट रहेगी वो रहेगी आपकी 22%। ठीक है, लेकिन 22% कहाँ पर रहेगी? सभी केस में सभी केस में आपकी कौन सी टैक्स रेट रहेगी? 22%। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई स्पेशल इनकम दे रखी है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में स्पेशल इनकम होती है आपकी लॉटरी गेमिंग वगैरह की, तो वहाँ पे कौन सी टैक्स रेट लगती है? 30%। और जैसे कैपिटल गेन का अगर मैं एग्जांपल दूं स्पेशल रेट का, तो कैपिटल गेन में आपके सेक्शन आते हैं 112 ए और 111 ए। तो यहाँ पे जो स्पेशल टैक्स रेट लगती है, जैसे इस केस की अगर मैं बात करूँ 112 ए की, तो वहाँ पर 1 लाख तक एग्जाम्प्ट होता है। 1 लाख के ऊपर आपका 10% टैक्स लगता है। यहाँ पर आपका 20% टैक्स रहता है, यहाँ पे आपका 15% टैक्स रहता है। तो जहाँ पर भी ये स्पेशल रेट वाली इनकम दे रखी है तो उस इनकम पर लगेगी स्पेशल रेट। स्पेशल रेट के अलावा जो भी इनकम दे रखी है ना उस पर लगेगा 22%। तो इस अकॉर्डिंग हमारी ये सेक्शन खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट सेक्शन दे रखी है 115 बी ए बी। तो इस सेक्शन का बेनिफिट किसको मिलेगा? कोई भी कंपनी जो कि क्या है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी है। न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है, या फिर पावर जनरेशन कंपनी है, तो वो इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकती है। लेकिन ये जो कंपनी है उसका सेटअप कब होना चाहिए? उसका सेटअप जो है वो 1 अक्टूबर 19 के बाद होना चाहिए। मतलब ये सेक्शन अप्लीकेबल कब से हो रही है? 1 अक्टूबर 19 के बाद अगर कोई कंपनी सेटअप हुई है तो वो इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकती है। और वो कंपनी क्या होनी चाहिए? न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर पावर जनरेशन कंपनी होनी चाहिए। न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मेरे पास में कोई कंपनी है, ठीक है, और मेरे पास में कोई कंपनी है, वो कब मैंने रजिस्टर की थी? 2015 में मेरे पास में नॉर्मल कंपनी थी। अब मैं उसको 2020 में क्या कर रहा हूँ, 2020 में मैंने उसको कन्वर्ट करके उसको बना दिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब मैं बोल रहा हूँ उसको न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और 1 अक्टूबर 19 के बाद ही सेटअप हुई है 2020 में। ठीक है, तो मुझे इस सेक्शन का बेनिफिट चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे दे रखा है न्यू होनी चाहिए, स्प्लिटिंग अप या फिर रिकंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। कंप्लीटली न्यू कंपनी होनी चाहिए तभी इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन देखिए ऊपर से देखने में तो काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के लगते हैं, ठीक है, लेकिन उनको स्पेसिफिकली इस सेक्शन से बाहर रखा है। तो वो कौन से बिजनेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है आपका प्रिंटिंग ऑफ बुक्स का।
प्रिंटिंग ऑफ बुक्स का, तो अगर कोई भी कंपनी प्रिंटिंग ऑफ बुक्स के बिजनेस में इंगेज्ड है तो वो इस सेक्शन में बेनिफिट नहीं ले सकती। उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स का, प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स, तो कोई कंपनी अगर प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स के बिजनेस में है तो उसको भी इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में माइनिंग, तो उस कंपनी को भी इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो उस कंपनी को भी इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर, बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर, ठीक है, तो उस कंपनी को भी इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये कुछ स्पेशल बिजनेस दे रखे हैं। इन सेक्शंस को स्पेसिफिकली इस सेक्शन से बाहर रखा है। कौन से सेक्शन से? बीएबी से, कि बीएबी में ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस अभी डिस्कस किए हैं वो ऊपर से देखने में तो मैन्युफैक्चरिंग टाइप के लगते हैं, लेकिन इनको इस सेक्शन का में बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब कोई भी कंपनी जिसको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलते हैं तो वहाँ पर टैक्स की रेट क्या रहेगी उसको डिस्कस करते हैं। तो आपकी टैक्स की रेट रहेगी 15%। उसके बाद में सेस आएगा, सॉरी सरचार्ज आएगा, पहले सरचार्ज आएगा 10%, कंपलसरी सरचार्ज आएगा। उसके बाद में सेस आएगा 4%। तो इस अकॉर्डिंग आपकी इफेक्टिव टैक्स रेट क्या रहेगी? 17.16% आपकी इफेक्टिव टैक्स रेट रहेगी। अब देखिए यहाँ पर भी जो सरचार्ज है वो क्या रहेगा? कंपलसरी सरचार्ज रहेगा, टोटल इनकम पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर आपकी इनकम 1 रुपये की हो, चाहे 1 करोड़ की, चाहे 100 करोड़ की, 10% सरचार्ज आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंपनी को कितने टाइप की इनकम हो सकती है, मतलब कितने हेड में इनकम होती है कंपनी को, तो वही हाउस प्रॉपर्टी की हो सकती है, पीजीबीपी की भी हो सकती है, कैपिटल गेन की हो सकती है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की हो सकती है। तो ये जो 15% की रेट दे रखी है यहाँ पे, ये जो 15% की रेट दे रखी है वो किसके लिए है? ओनली पीजीबीपी इनकम के लिए, ओनली पीजीबीपी इनकम के लिए। पीजीबीपी के अलावा जो ये अदर इनकम है, अदर इनकम कौन सी है यहाँ पे? हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहाँ पे कौन सी टैक्स रेट लगेगी? जनरल केस में लगेगी 22%, जनरल केस में लगेगी 22%। लेकिन कैपिटल गेन या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यहाँ पर कोई भी स्पेशल इनकम दे रखी है, ठीक है, तो उस स्पेशल इनकम पर अगर कोई स्पेशल इनकम है तो उस स्पेशल इनकम पर कौन सी टैक्स रेट लगेगी? स्पेशल टैक्स रेट। कौन सी रेट लगेगी? स्पेशल टैक्स रेट। अब देखिए यहाँ पे कौन सी स्पेशल इनकम हो सकती है, जैसे कैपिटल गेन के केस में कौन सी इनकम हो सकती है? अभी डिस्कस किया था, 112A हो सकता है, 112 हो सकता है, या फिर 111A हो सकता है। ये स्पेशल इनकम है। स्पेशल इनकम के केस में इनमें जो स्पेशल टैक्स रेट बता रखी है वही लगेगी। इसके अलावा अगर कोई अदर कैपिटल गेन की इनकम है तो उस पर कौन सी टैक्स रेट लगेगी? 22%। ओके, और हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये जो इनकम है वो ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल होगी। यहाँ पर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी में जो म्यूनसिपल टैक्स और आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में एक स्पेशल पॉइंट हो रहा है, देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो दो सेक्शन में होता है, या तो 111 या फिर 111A। तो जो 111A है वो तो हो गया आपका स्पेशल रेट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो 111 में है उस पर कौन सी टैक्स रेट रहेगी? 22%, क्योंकि ये जनरल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होता है। अब देखिए अगर क्वेश्चन में दे रखा है आपको कैपिटल गेन, ठीक है, कौन सा कैपिटल गेन? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, कैपिटल गेन दे रखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और किस पे हो रहा है वो? डेप्रिसिएबल एसेट पे। किस पे हो रहा है? डेप्रिसिएबल एसेट पे। तो उस पर कौन सी टैक्स रेट आएगी? 15% की। ये एक स्पेशल पॉइंट है, बस इसको याद करना पड़ेगा आपको। इस पर कौन सी टैक्स रेट आएगी? 15%। वापिस से रिपीट करता हूँ, कोई कैपिटल गेन दे रखा है क्वेश्चन में, कौन सा कैपिटल गेन? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। किस पर? डेप्रिसिएबल एसेट पे। अगर डेप्रिसिएबल एसेट पे हो रहा है तो कितना परसेंट टैक्स रेट लगेगी? 15%। लेकिन देखिए अगर कैपिटल गेन हो रहा है, ठीक है, कैपिटल गेन हो रहा है, कौन सा कैपिटल गेन हो रहा है? शॉर्ट टर्म। किस पे हो रहा है? नॉन डेप्रिसिएबल एसेट पे, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट पे। ठीक है, कैपिटल गेन हो रहा है शॉर्ट टर्म वाला नॉन डेप्रिसिएबल एसेट पे, तो वो कौन से सेक्शन में कवर होगा? वो यहाँ कवर हो जाएगा। यहाँ कवर होगा तो रेट भी क्या रहेगी? 22%, 22%। ठीक है, इतना समझ आया? ओके, अब इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट भी दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ ये दोनों सेक्शन हमने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे ना कुछ कॉमन पॉइंट भी दे रखे हैं, BAA में और BAB में, इनमें कुछ कॉमन पॉइंट दे रखे हैं। वो कॉमन पॉइंट क्या है? देखिए कुछ कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है जो 115 BAA में भी अप्लीकेबल है और BAB में भी अप्लीकेबल है। कॉमन पॉइंट क्या है? फर्स्ट कॉमन पॉइंट बोलता है आपका, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी कंपनी इन सेक्शन को ऑप्ट करती है, ठीक है, इन स्पेशल सेक्शन को ऑप्ट करती है,
तो लाइफ टाइम कंपनी को इन्हीं सेक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। विड्रॉ नहीं कर सकते, यू टर्न लेके आप नॉर्मल प्रोविजंस में नहीं आ सकते। एक बार इनको इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया तो फिर जब तक कंपनी रजिस्टर रहेगी इन्हीं सेक्शन में आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। सेकंड कॉमन पॉइंट क्या बोलते हैं कि जब भी कंपनी इन स्पेशल सेक्शन को ऑप्ट करती है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, उस टाइम पे कंपनी को काफ़ी सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, काफ़ी सारे सेक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वो कौन से हैं? तो देखिए, आपको सेक्शन 10 AA का बेनिफिट मिलता है, वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में सेक्शन 33AB टी कॉफ़ी रबड़ और 33ABA वो गैस वगैरह नेचुरल गैस वगैरह के केस में जो डिडक्शन मिलती है वो भी नहीं मिलेगी, तो ये वाला बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च के केस में जो बेनिफिट मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। उसके बाद में सेक्शन 35AD का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, सेक्शन 35AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में सेक्शन 35CCC का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सेक्शन 35CCD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में चैप्टर 6A का भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, चैप्टर 6A का कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है कि दो बेनिफिट मिल सकते हैं, दो सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। कौन सी सेक्शन? 80JJAA एंड 80M, इन दो सेक्शन में आपको बेनिफिट मिलेगा और इन दो सेक्शन को इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इनका ऑप्शनल में भी आपको बेनिफिट मिलेगा और नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जब टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हो तो वहाँ पे भी इसका बेनिफिट मिलता है। कौन से सेक्शन है? केवल ये दो सेक्शन है, 80JJAA और 80M। इन दो सेक्शन के अलावा चैप्टर 6A की कोई भी डिडक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमने जो ऑप्शनल टैक्स रेट है उसको डिस्कस कर लिया है। उसके बाद में अब हम चैप्टर 6A की डिडक्शन डिस्कस करते हैं, 80JJAA। तो 80JJAA, तो देखिए इस सेक्शन का बेनिफिट किसको मिलेगा? कोई भी एसएससी, कोई भी एसएससी, ठीक है, एसएससी आपका कोई भी हो सकता है जो कि बिजनेस में इंगेज्ड है, जो कि बिजनेस में इंगेज्ड है, कोई भी एसएससी जो कि बिजनेस में इंगेज्ड है और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कंपलसरी ऑडिट करवानी है। क्या करवानी है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कंपलसरी ऑडिट करवानी है, तो वो इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस सेक्शन का बेनिफिट लेगा तो कितना बेनिफिट मिलेगा? 30% बेनिफिट मिलेगा। किसका मिलेगा? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% मिलेगा। कितने पीरियड के लिए मिलेगा? 3 कंजिक्यूटिव असेसमेंट ईयर के लिए मिलेगा, ठीक है, 3 कंजिक्यूटिव असेसमेंट ईयर के लिए मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? 30%। किसका मिलेगा? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का। तब ये एडिशनल एम्प्लॉय क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया था 2020 के अंदर, ठीक है, कितने एम्प्लॉयज़ के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया? 50 एम्प्लॉयज़ के साथ में। तो इस 2020 में आपको कितने एम्प्लॉयज़ पर बेनिफिट मिलेगा? 50 एम्प्लॉयज़ पे। उसके बाद में 21 में 50 तो आपका ओपनिंग बैलेंस था, 10 ने ड्यूरिंग द ईयर छोड़ के चले गए और 10 आपके न्यू जॉइन है। तो इस बार भी आपको कितने पे का बेनिफिट मिलेगा? ओनली 50 एम्प्लॉयज़ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो 10 नए आए हैं कि आप बोलोगे कि 50 तो ये रहा और 10 ये रहा तो टोटल तो 60 हो गया एडिशनल एम्प्लॉयज़, नहीं ऐसा नहीं है। जो 10 नए आए हैं वो एग्जिस्टिंग को रिप्लेस किया है, तो बेनिफिट कितने पे मिलेगा? 50 पर ही मिलेगा, ना कि 60 पे मिलेगा। तो 3 साल के लिए मिल सकता है ना, तो 50 पे फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ मिल जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए यहाँ मिल जाएगा और एक 22 में भी मिल जाएगा आपको। तो देखिए बैलेंस कितना था आपका 50 का, इस बार 10 छोड़ के जा रहे हैं और इस बार 20 न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, तो अब बैलेंस कितना हो गया? 60। तो अब कितने एडिशनल एम्प्लॉयज़ हो गए? 10। तो 50 का तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो 3 साल तक मिलता है ना, तो एक साल ये हो गया, दूसरा साल ये हो गया, तीसरा साल ये होगा, कितने पर? 50 पर। और उसके अलावा एडिशनल कितने हैं? 10 है। अब 20 तो टोटल, लेकिन लेकिन उसमें से 10 तो एग्जिस्टिंग को रिप्लेस किया, तो यहाँ पे एडिशनल कितने हो गए? 10। तो अब कितने पे बेनिफिट मिलेगा? 60 एम्प्लॉयज़ पर बेनिफिट मिलेगा, 50 तो ये वाला और 10 ये वाला, ठीक है। उसके बाद में 23 के अंदर बात करते हैं, तो 23 पे अभी ये जो 50 का बेनिफिट मिलता था, जो 50 एम्प्लॉय पे, वो तो खत्म हो गया क्योंकि 3 साल तक मिलता है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। लेकिन जो ये 10 वाला है वो 3 साल तक मिलेगा, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी। और इसमें कुछ और भी स्पेशल पॉइंट है, उनको भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए एडिशनल एम्प्लॉयज़ के केस में ये जो डिडक्शन मिलती है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को मिनिमम कितने पीरियड के लिए काम करना पड़ेगा? तो एम्प्लॉय को नॉर्मल केस में 240 डेज के लिए मिनिमम काम करना पड़ेगा, ठीक है, 240 डेज। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या बोलता है कि कंपनी इंगेज्ड है अगर 3 टाइप के बिजनेस में। वो 3 टाइप के बिजनेस कौन से हैं? अप्रियल, फुटवेयर और लेदर। अप्रियल, फुटवेयर और लेदर, उस केस में जो 240 डेज की लिमिट है वो कितनी हो जाएगी? 150 डेज, 150 डेज। तो मिनिमम एम्प्लॉयज़ को कितने पीरियड के लिए काम करना पड़ेगा? 240 डेज। अगर कोई एम्प्लॉय 240 डेज से कम के लिए काम करता है तो उसको एडिशनल एम्प्लॉयज़ में काउंट नहीं करना है।
उसके बाद में और नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट क्या दे रखा है कि जो आप पेमेंट करते हो मंथली सैलरी का, वो कितने तक होना चाहिए, अप टू 25,000 तक, अप टू 25,000 तक होना चाहिए। अगर कोई भी एम्प्लॉय को पेमेंट जो कर रहे हो वो एक्सीड कर रहा है 25,000 को, तो उस एम्प्लॉय को एडिशनल एम्प्लॉय में काउंट नहीं करना है। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपने 50 एम्प्लॉयज़ के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया था, 30 एम्प्लॉयज़ को पेमेंट जा रहा है 24,000, ठीक है। उसके बाद में 20 एम्प्लॉयज़ को पेमेंट जा रहा है 26,000। तब जो बेनिफिट मिलेगा वो कितने का मिलेगा, इन 30 एम्प्लॉयज़ पे मिलेगा 24,000 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बेनिफिट कैसे कंप्यूट करोगे, 24,000 का पेमेंट जा रहा है, कितने एम्प्लॉयज़ पे जा रहा है, 30 एम्प्लॉयज़ पे। सपोज करो कि आपने इस ईयर इसके स्टार्टिंग से ही बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अप्रैल से तो 12 मंथ्स के लिए मिलेगा, और कितना परसेंट बेनिफिट मिलता है, 30%। तो इस अकॉर्डिंग आपका ये जो डिडक्शन आ जाएगी, इतना बेनिफिट आपका मिल जाएगा। आप ऐसा मत करना कि यहाँ पे 26,000 है तो 25,000 तक तो अलाउड ही होता है ये तो 25,000 इंटू 20 एम्प्लॉयज़ इंटू 12 है इंटू 30, ऐसा मत करना। क्योंकि अगर 25,000 से ऊपर गया ना किसी भी एम्प्लॉय का पेमेंट, तो उसको पूरा का पूरा ही बेनिफिट उसको इंक्लूड ही मत करना। ऐसे मत करना कि 25,000 तक तो अलाउड हो जाएगा, 25,000 के जो ऊपर जा रहा है उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना। उनको इंक्लूड ही मत करना। तो यहाँ पे कितना बेनिफिट मिलेगा, ओनली 24 का, ना कि 25 का, ठीक है। तो मतलब ये 30 का ही बेनिफिट मिलेगा, इन 20 को तो एडिशनल एम्प्लॉयज़ में काउंट ही नहीं करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ को आप पेमेंट कर रहे हो, तो मैक्सिमम पेमेंट कितने तक कर सकते हो, 25,000 तक, 25,000 तक कर सकते हो। 25,000 से अगर किसी को पेमेंट एक्सीड कर रहा है तो उसको एडिशनल एम्प्लॉयज़ में काउंट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो ये आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, अप टू 25,000 का, वो कैसे होना चाहिए, वो आप किसी भी मेथड में कर सकते हो, ठीक है। चाहे उसमें बैंक अकाउंट के द्वारा कर सकते हो, ईसीएस कर सकते हो, नेफ्ट, आरटीजीएस, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन किसके द्वारा नहीं कर सकते, क्रॉस चेक, कैश और बियर चेक। कैश, क्रॉस चेक, बियर चेक इसमें नहीं होना चाहिए। किसमें नहीं होना चाहिए, कैश, क्रॉस चेक और बियरर चेक, इनमें नहीं होना चाहिए। अगर इनमें किसी भी एम्प्लॉय को पेमेंट किया तो उसको एडिशनल एम्प्लॉयज़ में काउंट नहीं करना है। उसके बाद में जो भी एडिशनल एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी एडिशनल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो भी एडिशनल एम्प्लॉयज़ है उन सभी एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर कोई एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसको एडिशनल एम्प्लॉयज़ में काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है, 80JJEE, ठीक है। तो ये इस सेक्शन का बेनिफिट आपको नॉर्मल के अकॉर्डिंग जब आप टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हो तो वहाँ पे भी मिलता है, और अगर स्पेशल के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हो तो वहाँ पर भी मिलता है। कितना मिलता है, 30% एडिशनल एम्प्लॉयज़ का। कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि किन किन को एडिशनल एम्प्लॉयज़ में काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो मिनिमम 240 डेज के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन 3 बिजनेस अप्रैल फुटियर हो जाए उस केस में 150। मैक्सिमम पेमेंट कितने तक जा सकता है, 25,000 तक का। अगर 25,000 को एक्सीड करा तो उसको एडिशनल एम्प्लॉयज़ में काउंट नहीं करना। पेमेंट जो कर रहे हो वो किस में होना चाहिए, अदर देन कैश, क्रॉस चेक, बियर चेक में होना चाहिए, और जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन आपका बचता है 80M। 80M ये कौन सी डिडक्शन होती है, ये होती है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। अब यहाँ पे कितना बेनिफिट मिलता है देखिए। तो किसको बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी को। एसएससी कौन होना चाहिए, डोमेस्टिक कंपनी। कितना बेनिफिट मिलेगा, देखिए जितना डिविडेंड रिसीव किया, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डिविडेंड रिसीव्ड किया। तो प्रीवियस ईयर आपका कौन सा चल रहा है, 22, 23। तो आपने डिविडेंड जितना रिसीव किया और जितना डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया या डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो इन दोनों का जो भी क्या रहेगा लोअर, उतना बेनिफिट मिलेगा। किस सेक्शन में, 80M में। जितना डिविडेंड आपने रिसीव किया और जितना डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया, इन दोनों में से जो भी लोअर रहेगा उसका बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन अब आप रिसीव कब तक कर सकते हो, तो प्रीवियस ईयर आपका कौन सा था, 22, 23। तो मार्च 31 मार्च तक, 31 मार्च 23 तक जितना भी डिविडेंड आपने रिसीव किया, और डिविडेंड डिक्लेयर कब तक कर सकते हो, 1 मंथ प्रायर टू ड्यू डेट। 1 मंथ प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ ROI, रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है उसके 1 महीने पहले तक जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है। यहाँ पे 31 मार्च तक मत करना, यहाँ पर कितने पीरियड तक आप डिक्लेयर कर सकते हो डिविडेंड, 1 मंथ प्रायर टू ड्यू डेट। और 1 मंथ प्रायर टू ड्यू डेट को सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हो, ऑडिट की लास्ट डेट। तो ऑडिट की लास्ट डेट तक जितना आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, और 31 मार्च तक जो भी आपने डिविडेंड रिसीव किया, तो इन दोनों का जो भी लोअर होगा उसका बेनिफिट मिलेगा आपको 80M में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको ये चारों सेक्शन अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।